नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। डियर स्टूडेंट, हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ रहे थे। कल हमने प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है उससे पूर्व जो न्याय की अवधारणाएं प्रचलित थी, 3 थी। परंपरागत अवधारणा और क्रांतिकारी अवधारणा और संविदावादी या कार्यकारी सिद्धांत। इन तीनों का विवेचन किया और उनमें दिए गए सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन किया। इसका हमने अध्ययन किया था। आज हम प्लेटो द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत का विवेचन करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने न्याय का जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। प्लेटो से पहले जो सिफालस और पोलीमार्क्स, थ्रेसिमेकस तथा ग्लाउकन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों की ही एक समान विशेषता है। वो 3 विचारधाराएँ थी, 3 अवधारणाएँ थी, उनके एक जैसे विचार थे, एक जैसी विशेषताएँ थी। विचार तो अलग अलग थे, लेकिन हम जब उनका अध्ययन करते हैं उसके बाद एक सामान्य विशेषता निकलती है। वह यह है कि ये न्याय को क्या मानते थे? बाह्य मानते थे। और इसके विपरीत प्लेटो न्याय को क्या मानते हैं? आत्मा के अंतःकरण की वस्तु यानी आंतरिक मानते हैं, नैतिक मानते हैं। इसी आधार पर इन तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है और इसी विशेषता के आधार पर प्लेटो तीनों सिद्धांतों को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि ये न्याय को बाह्य मानते हैं और प्लेटो न्याय को अंतःकरण की वस्तु मानते हैं, आंतरिक वस्तु मानते हैं। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय का 2 रूपों में वर्णन करता है। 2 रूप कौन कौन सा है? एक तो व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक या राज्य संबंधित न्याय। पाइथागोरस के अनुयायियों के समान प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व या अंश विद्यमान है। मानव आत्मा में 3 तत्व कौन कौन से हैं? इंद्रिय तृष्णा, शौर्य, बुद्धि। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। 3 गुण कौन कौन से हैं? इच्छा, मनोवेग, बुद्धि। जब ये तीनों उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। एक तरह से ये क्या है? व्यक्तिगत न्याय। दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृष्णा, शौर्य, बुद्धि का उचित समन्वय, सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। इन तीनों का उचित समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तभी ही व्यक्तिगत न्याय की सृष्टि होती है, तभी जाके व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि होती है। इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंध में या सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करता है। इन व्यक्तिगत न्याय में तो वो कहता है कि तीनों जो गुण हैं उनमें उचित सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और दूसरा है हमारा राज्य के संबंध में न्याय या सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार एंड राज्य संबंधी न्याय के बारे में प्लेटो के क्या विचार है? राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क या चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनके निवास करते हैं, जो यानी उसमें निवास करते हैं। अतः मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के 4 गुण बताता है। मानव जीवन के जो 3 गुण पढ़े हमने, इच्छा, मनोवेग, बुद्धि, इनके आधार पर ही वो 4 गुण बताता है। बुद्धिमत्ता, साहस, संयम, न्याय। बुद्धिमत्ता, साहस, संयम, ये तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में 3 वर्ग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वो शासक वर्ग, जिसमें साहस होता है वो सैनिक वर्ग, और जिसमें
संयम होता है वो होता है उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग। राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपभोग से उपभोक्ता की सामग्री पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। न्याय क्या है? कर्तव्य पालन। न्याय क्या है, उसका अधिवास कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि यह अपने निश्चित स्थान से अपने कर्तव्य का पालन करना, दूसरे के कर्तव्य में आक्षेप न करना और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। न्याय क्या है? अपने कर्तव्य पालन करना, दूसरे के कार्य में आक्षेप न करना ही न्याय है। वो कहता है न्याय का निवास कहाँ है, तो इसका निवास स्थान एक निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। न्याय कहाँ है? जो अपना कर्तव्य पूरा करता है उसके मन में। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के संबंध में बारकर के विचार हैं। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्रकृतिस्थ गुणों, सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना सार्वजनिक जीवन में उसके अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। ठीक है, दो प्रकार का न्याय बताता है। कौन सा? व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में तो वो 3 गुणों का सामंजस्य बताता है और सामाजिक न्याय में तीनों वर्गों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना, दूसरे के कार्य में आक्षेप नहीं करना। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। तो जब हमने जो इसके 2 रूप बताए प्लेटो के न्याय के, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय, उसी से इसकी विशेषताएं निकल कर आती है। जैसे वह न्याय को क्या मानते हैं। न्याय को वे मतलब उनके न्याय सिद्धांत विशेषता है कि न्याय क्या है? एक तरह से नैतिक है। तो पहली विशेषता उनकी नैतिक सिद्धांत, कि न्याय सिद्धांत क्या है? एक तरह से नैतिक सिद्धांत है। यानी प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं है, वरन क्या है? नैतिक और सर्वव्यापी है। नैतिक कैसे हैं? वो कर्तव्य पालन पर बल देता है। दूसरी विशेषता है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। न्याय को वो कृत्रिम बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की पवित्र भावना मानता है और कहता है वो अति पर बल नहीं देता, बल्कि कहता है संतुलन होना चाहिए जीवन में। दूसरी विशेषता कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य विशिष्टीकरण का क्या है कि जो समाज में उसने 3 मनुष्य की आत्मा के 3 गुणों के आधार पर 3 वर्गों का विभाजन किया है, तो उन 3 वर्गों में एक विशेष गुण के आधार पर जो यानी मानव प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने अपने कार्य उसके जो मतलब गुण के आधार पर जो कार्य निर्धारित किया गया है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, उसको करना है और दूसरे के कार्य में आक्षेप नहीं करना है। यही कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। यानी उसके स्वभाव के अनुसार, उसके गुण के आधार पर जो कार्य निर्धारित किया गया है उसमें विशिष्टता प्राप्त करना है। अति व्यक्तिवाद का विरोधी और साविवेकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख अंत है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है। व्यक्ति क्या है? समष्टि का अंग है। समाज के विकास में व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं, वरन एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। साविवेकता पर बल देता है। वो कहता है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या करता है? सभी वर्गों में एकता उत्पन्न करता है। प्लेटो के सिद्धांत की विशेषता है दार्शनिक शासक, राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी, कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथों में, और इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक नाम दिया गया है। ये थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व
वैसे तो प्लेटो के सिद्धांत की वर्तमान में तो महत्व नहीं है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के संबंध में इसका महत्व नितांत स्पष्ट है। प्लेटो के पूर्व और उसके समय में समाज और राज्य में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक राज्य धनी तथा निर्धन इस प्रकार के दो परस्पर विरोधी वर्गों में बटा हुआ था। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत क्रियात्मक रूप में प्रचलित था। थ्रेसिमेकस जैसे सोफिस्ट विचारक बुद्धि एवं तर्क की दृष्टि से भी इसे न्याय संगत ठहरा रहे थे। इनके विरोध में नैतिकता सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तात्कालिक राज्य एवं सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया। यानी प्लेटो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। यूनान की तात्कालिक परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की धारणा उपयोगी है तथा उसका अपना महत्व है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुखता निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती है। क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं? पहली है कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा है, यानी प्लेटो का सिद्धांत कानूनी नहीं है, एक नैतिक है। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्लेटो ने न्याय का एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं वरन एक नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादन किया है। बार्कर के अनुसार इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित है। किसी एक वर्ग को सारी शक्तियाँ देना उचित नहीं है, क्योंकि एक वर्ग को सारी शक्तियाँ देना उसको भ्रष्ट कर देती है, यानी ऐसी भी शक्तियाँ पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत से समाज और व्यक्ति दोनों का ही विकास नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित किया जाता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति की एक प्रवृत्ति का विकास करना है। केवल एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति की अन्य योग्यताओं का विकास नहीं हो पाता, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा समाज का भी विकास नहीं हो सकता। गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं कि गुणों को समाज को 3 भागों में बांट दिया और 3 गुण बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि व्यक्ति में जो एक गुण की प्रधानता होगी वो किस आधार पर होगी। वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं कि इन्होंने वर्तमान यूनानी राज्यों के संदर्भ में ये सिद्धांत दिया था। उस समय छोटे छोटे राज्य थे, उन पर लागू किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में जो बड़े राज्य हैं उनके जहाँ जनसंख्या करोड़ों की संख्या में है, वहाँ समाज को 3 वर्गों में बांटना संभव नहीं है। सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना, यानी प्लेटो के न्याय सिद्धांत के कारण सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज के किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निश्चय शासक वर्ग ही करेगा, और शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, उसे सदैव शासक वर्ग ही बने रहना है। ये मार्ग सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है, यानी वो शासक वर्ग को असीम शक्तियाँ देता है, जो कि सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। एक आलोचना यह की जाती है कि वर्गीय विशेष अधिकारों का समर्थन करना अनुचित है। ये वर्गीय के विशेष अधिकारों का समर्थन करना है जो कि उचित नहीं है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वास्तव में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक वैधानिक सिद्धांत के रूप में नहीं वरन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किया है। ओके बच्चों, थैंक्स। कल पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद या आदर्श राज्य।